ठीक है, फिर शुरू करते हैं, है ना। हम्म, देखो, बाइनोमियल का जो मेन यूज है ना वो यही है कि क्योंकि आप ना बहुत अच्छे से पता है कि यार ये जो चीज है ना, जो भी डाउट्स आएंगे पूछते जाना, ठीक है ना। तो हाँ हो क्या रहा है कि ये जो चीज है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं चाहूँ कि a+b⁻20 को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, तो ये बहुत सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस होएगा, जहाँ पे हम ये करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम कुछ ऐसी चीजों का इजाद करते हैं जो हेल्प करता है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। अब जैसे तो दिख रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ठीक है, कि ऐसे x+y⁴ को उसने कुछ ऐसा 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 कुछ लिखा हुआ है, करेक्ट करेक्ट। हम्म, इसका एक और बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। इसका प्रूफ जो होता है वो बाय इंडक्शन मेथड होता है, बट चलो पहले समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या चीज होती है। जैसे मान लो मैंने x+y⁴ लिखा है, ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ आवाज है। तो तुमने शुरू किया इसको NC0 से, ठीक है। पहले एक फॉर्मूला समझ लो, फिर बढ़ते हैं आगे क्या कैसे करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, ठीक है। तो NC0 हो गया, तुमने शुरुआत करी x⁴n से और y⁴0 से, ठीक है। अब तुम गए NC1 की तरफ, तो तुमने x की पावर से n-1 कर दिया और y की पावर पे 1 कर दिया। फिर तुम गए कहाँ पे, NC2 पे, जहाँ पे x⁴n-2 कर दिया, y⁴2 कर दिया। अब कहाँ तक जा सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है, NCn, ठीक है, x टू द पावर, हाँ क्योंकि यहाँ पे जैसे देखो 2 देख रहे थे, यहाँ पे -2 हो रहा था, तो यहाँ पे भी n-n 0 एंड y टू द पावर n, एन। ठीक है। ये होता है जनरल फॉर्म, जो भी आप कह सकते हो कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन कह लो, अ, या ठीक है, तो इसका होता है ये जनरल फॉर्म। समझ में आई ये बात कि नहीं समझ में आई। हाँ हाँ हाँ। इसी पे सारे बेस्ड, सारे तुम रूल्स पढ़ोगे, इसी पे बेस्ड सारी चीजें तुम पढ़ोगे, ठीक है। ओके, तो थोड़ा और आगे समझते हैं उस जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम देखो, अगर ध्यान, ऑब्जर्वेशन क्या है कि कितने टर्म्स होने वाले हैं, n+1। तो जैसे मान लो आप a+b का होल स्क्वायर करते हो, तो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो तो कितने टर्म्स आते हैं वहां पे, a² तीन। प्लस b² प्लस 2ab, कितने टर्म्स आ रहे हैं, 3। तीन। तो टर्म्स विल बी 1 ग्रेटर देन n, बेसिकली n+1 नंबर ऑफ टर्म्स विल बी देयर, ठीक है, ठीक है। हाँ The sum of the indices basically of x and y in each term should be n। तो आप तुम क्या देख रहे थे, अगर लास्ट में देखो कि अगर मैं किसी भी टर्म में मान लो मैंने ये वाला टर्म उठा लिया, ठीक है। अब इस वाले टर्म में अगर मैं ऐसा करूं कि मैं अगर चेक करूं कि x और y के पावर्स का सम क्या है, देखो हर जगह n-2 प्लस 2 है कि नहीं, n-2 प्लस 2, हर बार सम कितना आ रहा है, एन। हर बार सम तुम्हारा n आएगा, हर बार सम तुम्हारा क्या आएगा, n आएगा। एन। क्लियर है ये बात। हाँ इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस पे, तो चलो फिर डिस्कस करेंगे बाद में। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस होते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मली वही चीज होती है, बस थोड़ा समझने की देरी होती है। देखो होता क्या है इस वाले पे, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे हाँ हाँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखो जैसे मान लो कुछ नहीं होता, अगर मान लो मैं वही एक्स और वाई की जगह मैं x+1 लिख दूं, ठीक है, और इसकी टू द पावर n कर रहा हूँ, तो NC0 x टू द पावर n, 1 की पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। NC1 x टू द पावर n-1 प्लस NC2 x टू द पावर n-, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। वन। NC क्या, n x टू द पावर 0, करेक्ट। जीरो। अब हो क्या रहा है, तो x टू द पावर 0 सिंपली 1 हो जाएगा, हाँ। टू द पावर 0 सिंपली, ठीक है, लिखने का तरीका लिख सकते हैं। तो मान लो अगर मैं x की वैल्यू रख दूं क्या, 1, क्या रख दूं x की वैल्यू, वन। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आंसर क्या आ जाएगा, 1+1 टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू, हर जगह x की वैल्यू 1 रखो, NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn। एन सी एन।
अब ये तुम्हारी बात क्लियर होगी क्या यहाँ पे? हाँ तो 1+1 क्या होता है? 2 to the टू। power n। एक्चुअली में ना आप इसको समझ सकते हो एज अ रिजल्ट ऑल्सो कि NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, कुछ n कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता मुझे, इसका सम जो होता है वो कितना होता है? 2n। 2 to the power n, 2n नहीं 2 to the power n, ठीक है। हाँ हाँ सर। अब मान लो वहीं पे तुम माइनस रख दो, लेट अस से x+1 था ना, x+1। अच्छा हम हाँ माइनस और प्लस क्यों रख रहे हैं? बस उसके अलग अलग केसेस को देखने के लिए, ठीक है। हाँ माइनस और प्लस सिर्फ सिर्फ हम इसीलिए रख रहे हैं बस उसके अलग अलग केसेस को देखने के लिए। तो मान लो मैंने रखा x+1 पहले से ही था, इसका एक्सपेंशन क्या कह रहा था? NC0, ठीक है x लिख देते हैं ये बाद में मिटाना ही पड़ेगा। सो NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 अप टू NCN x टू द पावर n माइनस n, या फिर कह लो x टू द पावर 0, ठीक है। 0 अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -1 रख दूं तो क्या होएगा? ये साइड क्या हो जाएगा? 0 टू द पावर, 0 करेक्ट। टू द पावर n। और यहाँ पे हर जगह ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या होएगा? इस टर्म को पहले समझो, NC0 -1 टू द पावर n। अब मुझे n पता नहीं ना कि इवन है कि हाँ। ऑड है, करेक्ट। हम्म, क्या मुझे n का अंदाजा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं, वेरिएबल। है ना। ना मुझे मतलब n का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, समझ रहे हो? आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ n हियर। सिमिलरली फिर मैं जाऊंगा NC1 पे x टू द पावर, अब यहाँ पे n माइन सॉरी x तो हटेगा ना, -1 हो जाएगा वो, तो वो -1 टू द पावर क्या? n-1। तो ऐसे करते करते लिख सकते हो बट इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए भी, ठीक है ना। पर ठीक है, एक रिजल्ट के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा पहला वाला। solution। हाँ हाँ बन जाएगा। बन जाएगा। हम्म चलो इसका फोर्थ टर्म निकालते हैं, ठीक हम्म है। चलो फोर्थ टर्म आने के पहले एक छोटी सी बात समझ, ठीक है, कि जनरल टर्म क्या होता है। चलो जैसे मान, जनरल टर्म मतलब कि वैल्यूज पुट करने पे जिस टर्म को निकालना चाहते हो वो निकल आए। हाँ मतलब कह सकते हो कि जनरल जनरल फॉर्मूला कह सकते हो, जनरल टर्म कह सकते हो, उसको निकालने का तरीका समझते हैं। मान लो तुम हम्म अगर इसको थोड़ा सा, इसको मैं ना हल्का सा डार्कन करता हूँ, ठीक है। मान लो अगर तुम ऐसा लिख रहे हो, थोड़ा समझना है इसको ध्यान से, है ना। हाँ मैं अगर लिख रहा हूँ x प्लस वाई टू द पावर n, ठीक है। अगर मैं देखूं ये हो रहा है NC0 x टू द पावर n y टू द पावर n-1, सॉरी ये तो उस पे आएगा y टू द पावर 0। 0। फिर मैं जा रहा हूँ NC1 x टू द पावर n बट y टू द पावर x to the power n-1 y to the power 1 plus 1 NC2 x to the power n-2 y to the power up to so on NCN x to the power 0 and y to the power n, ठीक है। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में, मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर किसी भी टर्म को उठा लूं, कोई भी टर्म उठाओ, कौन सा वाला टर्म उठाए? मान लो मैं, फोर्थ। चलो थर्ड टर्म की बात करते हैं। ये हमारा टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, और ये टर्म नंबर nth है, टर्म नंबर n+1th है। क्यों n+1th है? क्योंकि अगर यहाँ पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1। n+1, ये हमें पता है, ठीक है। एक जनरली चीज ऑब्जर्व करो, जब टर्म 1 है तो यहाँ पे C0 लगा हुआ है, जब टर्म 2 है तो यहाँ C1 लगा हुआ है, जब टर्म हाँ 3 है तो यहाँ C2 लगा है। मतलब अगर मुझे rth टर्म निकालना है तो पक्की बात है यहाँ n, सॉरी मान लो अगर मुझे r+1th टर्म निकालना है, rth टर्म हाँ नहीं, अगर मुझे r+1th टर्म निकालना है तो यहाँ पे NCR होएगा, करेक्ट और नॉट? हाँ हाँ देखो अगर मुझे थर्ड निकालना है तो यहाँ पे NC2 लिखा हुआ है, मतलब अगर मुझे r+1th टर्म निकालना है तो मेरा NCR होगा, करेक्ट। हाँ और x टू द पावर क्या है? n-2 ही है, n-2 जो यहाँ पे r था भाई, तो हाँ n-r एंड y टू द पावर r, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म या फिर जनरल टर्म, ऐसा लिख लो। ये क्लियर है क्या ये बात? हाँ बिल्कुल। इसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं। डाउट है तो पूछ लो जल्दी से।
नहीं नहीं है। पता नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो अब मुझे यहाँ फोर्थ टर्म निकालना है। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो मुझे पता है 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 प्लस, 1। और मुझे पता है इसका टीआरएचएम का फॉर्मूला, आर प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स इक्वल टू एन सी सी। आर। ठीक है, फर्स्ट हाँ टर्म हम उसको x अज्यूम कर रहे हैं अभी, x टू द हाँ पावर n माइनस आर वाई टू द पावर आर, करेक्ट। आर। तो 3 प्लस 1 इट शुड बी n, n यहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू n की पता है, एंड क्या है, 7। n 7 है, n c, so 7 c3, पहला वाला नंबर हमारा क्या है, 1 टू द पावर क्या, 7 माइनस 3, और हमारे यहाँ पे y क्या है, 2y नहीं टू द नहीं नहीं पावर नहीं 2। नहीं नहीं नहीं, माइनस 2y टू द पावर 2/5। हाँ ठीक है ना, तो साइन के साथ लेना है ना। जनरल फॉर्मूला अच्छा में क्या अच्छा। था हमारा, x प्लस वाई था ना, तो यहाँ हाँ पे y हाँ। हमारा पूरा नेगेटिव के साथ उठाओगे उसको, ठीक है। हम्म। तो y टू द पावर r मीन्स टू द पावर 3, करेक्ट। हाँ 7c3 बाद में निकाल लेना, 1 का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्यूब है तो ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, 2 का क्यूब हो जाता है 8, वाई स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, वाई टू द पावर 6 और 125। इसको सॉल्व कर लेना, बाद में आपका आंसर आ जाएगा, या हाँ फिर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है, हाँ क्लियर है। हाँ हाँ इतना आ गया। चलो ठीक है, इस पे फिर और 2-3 क्वेश्चन कर लेना बाद में, ठीक है। हाँ हाँ चलो, तो अब थोड़े और इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन सीख लेते हैं, है ना। आप ये तो कर लोगे ना, एक्सपैंड वाई प्लस एक्स टू द पावर एन, हाँ हाँ ये बन जाएंगे सारे ये ठीक है। दोनों। तो जनरल टर्म देखो यहाँ बताया गया है, अगर r प्लस वन टर्म निकालना है, टी आर प्लस वन टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर एक्स एन सी माइनस आर आर। एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड वाई टू द पावर आर। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ से, हाँ ठीक है। तो अब देखो, अब एक ऐसा क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। नहीं x नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ, एक्स टू द पावर 7। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं कि क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसका कोएफिशिएंट निकालना है हमको, एक्स टू द पावर 7 टर्म का। चलो पहले नंबर देख लेते हैं क्या है। नंबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx टू द पावर क्या, ठीक है। 11। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा टर्म है, तुमको पता है क्या, नहीं। ठीक है। तो मैं उसको अज्यूम कर लेता हूँ, चलो वो टी आर प्लस वनथ टर्म 1। होगा, ठीक है। अच्छा, टी आर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि पता है ना फॉर्मूले में फिर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, है हाँ ना। क्योंकि फॉर्मूले में तो हमेशा एन आर माइनस वन पे चल रहा था, तो इसलिए आर हाँ। ले लो ताकि फॉर्मूले में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। तो फॉर्मूला आएगा 11 CR, ठीक। हम्म। अब पहला वाला जो टर्म है वो है हमारा ए एक्स स्क्वायर, उसकी पावर होगी n माइनस आर, मतलब 11 माइनस, आर। और अगला वाला जो टर्म है 1/bx, उसकी पावर क्या होगी, आर। करेक्ट। और अब चलो, ए तुम्हारा कांस्टेंट है, बी तुम्हारा कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, करेक्ट। हाँ 11 CR इसको रहने दो, ए कांस्टेंट है तो उसको ए और बी को अलग कर लो, तुमको उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रीजन बी, क्योंकि तुम्हें ये देखना है कि x टू द पावर 7 को तुम्हें चेक करना है। तो अभी तुम हाँ सिर्फ कोएफिशिएंट से डील करोगे, देखो कैसे। तुम्हें पता है कि यार a की पावर 11 माइनस आर हो जाएगी अपॉन b की पावर r हो जाएगी, यहाँ पे x की कौन सी पावर बचेगी, x टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ 11 माइनस आर, और नीचे क्या बचेगी, x टू द पावर, आर। इसको देखो, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया, ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इतना पार्ट जो है ना, ये कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म है, ए भी कांस्टेंट है, बी, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो देखना है कि x टू द पावर 7 टर्म कौन सा है, या फिर जो भी पूछा है देखेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे मतलब मेरे को x टू द पावर 7 नहीं, अब x टू द पावर 7 मेरा यहीं से आ सकता है, करेक्ट। तो मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूंगा, तो ये बनेगा x टू द पावर 22 माइनस 2r अपॉन x टू द पावर r, करेक्ट। 22 ही आएगा ना, हाँ क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो।
हाँ ठीक है, 22 माइनस 2r और अपॉन x टू द पावर r। x टू द पावर r ही आएगा ना नीचे तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x टू द पावर 22 माइनस 2r और r ऊपर जाएगा तो माइनस 3r, आर 3r। है ना, ऊपर जा रहा है ना तो माइनस होगा, ठीक है। हाँ अब हाँ तुमको समझ पता है इट शुड बी इक्वल टू x टू द पावर, 7। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ तो मतलब इस अच्छा x टू द पावर 7 ही क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कौन से टर्म में x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या है, उसके लिए हमें ये जो चीज है ना ये x टू द पावर 7 के बराबर होनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हाँ हमने इसको फिर इक्वेट किया कि 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7। 7 7। इधर आ जाए तो क्या वैल्यू आएगी ये? 29। 15 इज इक्वल टू 2r, हाँ 50 3r सॉरी। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। अब एक काम करो, r की वैल्यू 5 आएगी तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x टू द पावर 7। अब r की वैल्यू वहां 5 रख दो तो 11c5 a टू द पावर 6 अपॉन b टू द पावर 5, ये होगा तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। क्या ये बात तुमको क्लियर है? 7। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई आगे डाउट तो समझ नहीं गए। यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। एकदम कंप्लीटली क्लियर है? हाँ चलो बताओ कोई डाउट हो तो यहाँ पे 1 मिनट। एक बार देख लो। हमने x टू द पावर 7 ही क्यों किया, ये तुमको आइडिया लगा ना उस बात का? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कर लेना, बस साइन का ध्यान रखना। साइन का ध्यान क्यों हाँ रखते हैं? साइन का ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि तुमको क्योंकि अच्छे से फॉर्मूला सिर्फ x प्लस y का है ना, तो फॉर्मूला साइन x हमको। प्लस वाई टू द पावर n था। तो अगर कहीं पे 3 माइनस एक्स टू द पावर n लिखा है ना, मतलब x की हाँ वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स, ठीक है। हाँ इसलिए हम हमेशा वहां y की वैल्यू माइनस एक्स लेते हैं, ठीक है। कर लोगे अब? हाँ हाँ बन जाएगा ये चलो नेक्स्ट ठीक वाला। है, ये अगला क्वेश्चन कर लेना खुद से, ठीक है। हाँ हाँ। और ये समझते हैं ये क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है। रैशनल टर्म्स कितने होंगे इस एक्सपेंशन में, क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब रैशनल टर्म का मतलब क्या होता है? रैशनल टर्म्स। बताओ, सोचो रैशनल टर्म क्या होगा। रैशनल टर्म होता है 3 4, चलो हाँ एक जो बात 3/2 के फॉर्म में वहां लिखा जा समझते हैं, सकता यहाँ समझते हैं, रुको। देखो रैशनल टर्म क्या होता है, अगर थोड़ा कायदे से देखा जाए तो रैशनल टर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो 3 4 है। 4 5। 5 रूट 5 रैशनल है। नहीं 5 क्यूब रूट ऑफ 5 रैशनल है। नहीं 5 4 रूट ऑफ 5 रैशनल है। नहीं। 5 7 टू द पावर 32/6 रैशनल है। हाँ है, कैसे? क्योंकि 32/6 को सॉल्व करने पे कुछ 1 मिनट 32/6 को सॉल्व करने पे नहीं नहीं इरेशनल है। इरेशनल है। कैसे डिफाइन कर रहे हो कि इरेशनल है? क्या? कैसे डिफाइन कर रहे हो कि ये इरेशनल है? उसकी पावर देख के। पावर देख के मतलब? सिंपल मतलब सी उसकी बात है, पावर। क्योंकि क्योंकि स्क्वायर रूट उसकी सॉल्व पावर करना। होल नंबर नहीं होगी ना। हाँ, उसकी पावर होल नंबर नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हाँ अगर देखो तो मतलब अगर मुझे रैशनल टर्म्स निकालने हैं, मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कि जो भी लेट अस से, अगर मैं ऐसा कोई जनरल टर्म लिखूं TR+1, तो क्या बनेगा? 1000 CR, करेक्ट। हम्म, 9 टू द पावर 1/4 टू द पावर 1000 माइनस R हम्म, मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 1/6 टू द पावर R, यही होगा। हाँ हाँ। मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये 1/4 और ये 1/6 दोनों कैंसल होने चाहिए। हम्म, और ऐसे क्या मतलब 4 पूरा उड़ना चाहिए, 6 पूरा उड़ना चाहिए, हाँ हाँ। ठीक है। अब ये कैसे किया जाए?
तो इसको करने का तरीका निकला, तरीका देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके सॉल्व किया है। इसको करना है एक बार घर जाके, मतलब घर पे हाँ। तुमने 9 को पावर में 3 टू द पावर 2 लिखा, तो ये एक बार 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया यहाँ पे 1000 माइनस r अपॉन 2, ठीक है ना। 8 को तुमने 2 टू द पावर 3 लिखा, तो 2 टू द पावर 3 और बाहर एक ऑलरेडी 1/6 लगा था, तो 3 और कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, ठीक है। अब इसने किया क्या कि स्क्वायर रूट दोनों में कॉमन है, करेक्ट हाँ। करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि मतलब अगर तुम उसको ना भी देखो तो एक चीज समझो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखो, इसका मतलब है कि अगर इस चीज को रैशनल होना है तो ये वाला पार्ट ही होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, या फिर इंटीजर होना चाहिए, और ये वाला पार्ट भी होल नंबर होना चाहिए या तो इंटीजर, ठीक है। क्योंकि क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें रैशनल टर्म चाहिए, तुम्हें ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें इंटीजर टर्म चाहिए, है ना। तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए अगर ये टर्म में p अपॉन क्यू भी आ रहा है तो चलेगा, मतलब बस अंडर रूट ना आए, ठीक है। तो मतलब ये वाली चीज भी क्या होएगी, ये वाली चीज भी इंटीजर होनी चाहिए, ये वाली चीज भी इंटीजर, मतलब r/2 शुड ऑल्सो बी द इंटीजर एंड 1000 माइनस r/2 दिस शुड ऑल्सो बी द इंटीजर। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर r/2 इंटीजर है तो 1000/2 मतलब 500 माइनस r/2 ये भी इंटीजर होगा, कोई डाउट नहीं। तो मतलब अगर ये कंडीशन इंटीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये इंटीजर है तो ये तो इंटीजर होगा ही होगा, करेक्ट और नॉट। हाँ। हाँ। क्योंकि क्योंकि ये इंटीजर है, अगर तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन इंटीजर से करो तो इंटीजर ही आएगा पॉजिटिव नंबर, करेक्ट और नॉट। हाँ तो बिल्कुल। मतलब इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर हम r/2 से भी निकाल सकते हैं। अब r की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, r कहां से स्टार्ट हो सकता था, r1 से हो सकता था, क्योंकि देखो पहला टर्म क्या होता है, पहला टर्म होता है r+1, तो पहला टर्म होता है तो r0 हो सकता था, करेक्ट। आर हाँ। r1 हो सकता था, r2 हो सकता था, r3 हो सकता था, r4 हो सकता था, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब देखो यहाँ पे अगर हमने ऑड नंबर्स रखे तो r/2 क्या इंटीजर रह जाएगा, नहीं। 3 इंटीजर रह जाए, मतलब 3/2 इंटीजर नहीं, 5/2, तो सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं वही बस r/2 करने पे इंटीजर आएंगे, करेक्ट। हाँ। तो 0 से लेके 1000, अब अगर यहां से देखोगे तो 500 इंटीजर्स आ रहे हैं, लेकिन r=0 भी तो काउंट हो रहा है ना, तो 501 इंटीजर्स। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ। हाँ। हाँ आप समझ में आगे आई, समझ। अभी डाउट है। नहीं नहीं, आ गया, अभी आ गया, पूरा आ गया। ठीक है, एक बार इसको करना दोबारा जाकर, ठीक है। हाँ। चलो देखते हैं। अब देखो इसमें एक और चीज है, मिडिल टर्म। मिड रेट ऑफ। तो मिडिल टर्म का कोई ऐसा बहुत बहुत फाड़ कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी सी चार चीजें हैं कि देखो, तुम्हें एक पहले बात समझो, मान लो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम ये बात कर रहे थे कि मिडिल टर्म को हम डिफाइन कैसे करें। तो देखो अगर मैं x प्लस वाई टू द पावर n दिख रहा हूँ, ठीक है, तो कितने टर्म्स आ रहे हैं इसमें, एन टर्म्स, सॉरी n+1 टर्म्स। तो अगर यहाँ पे हमारा n इवन है हाँ। तो कितने, सो मान लो देयर वुड बी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। देयर वुड बी n+1, या फिर कह लो ऑड नंबर नंबर ऑफ। टर्म्स। अब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, कोई एक नहीं चूज कर सकते, यहाँ दो करने पड़ेंगे। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, सोचो अभी नहीं ऑड नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ इसमें आ जाएगा, मिडिल टर्म इसमें आ जाएगा। कौन सा वाला, देखो अगर मान लो मेरे पास 3, 5, 7 तीन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तीन टर्म्स है विच इज एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, मिडिल टर्म होगा 3+1/2, 4/2, सेकेंड टर्म ये। सेकेंड। अगर मेरे पास n+1, अगर ये मेरा ऑड है, क्यों ये ऑड है, हाँ। क्योंकि n मेरा इवन है, करेक्ट। हाँ। हाँ। n मेरा इवन है तो मेरा n+1 क्या हो जाएगा, ऑड। इस केस में और सिर्फ एक मिडिल टर्म होता है, और उसको निकालने का होता है, फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म विल बी n+1/2th टर्म, निकालना पड़ेगा, बट ये वाला हाँ टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा, करेक्ट। मिडिल टर्म हाँ। और अगर n की वैल्यू ऑड है, मतलब दिस इंप्लाइज दैट n+1 क्या हो जाएगा हमारा, वो बन जाएगा इवन। इवन।
इवन मतलब अगर मान लो मेरे पास 4 टर्म्स है, 4, 8, 9, 6, कितने मिडिल टर्म्स हैं यहाँ पे? 2। 2। तो यहाँ पे अब वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे n+1/2th, ये एक मिडिल टर्म हो जाएगा, और एक, सॉरी, हाँ, एक मिडिल टर्म हो जाएगा n+1/2th मिडिल टर्म हो जाएगा, और एक हो जाएगा n+1/2 प्लस 1th, 1। ये हो जाएगा हमारा 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। इस पे एक बार देख लेना, ये बहुत सिंपल है, एक बार जब करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, n/2th इज द, मतलब तुम देख लेना यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है ये, है ना, तो निकाल हाँ सकते हो, मतलब कोई बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे तो फिर अपने आप आइडिया लग जाएगा, हालांकि इतना फॉर्मूला डिपेंडेंट नहीं होता यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप क्लैरिटी आ जाती है क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बाद में कर लेना। ठीक है, इस पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले हम थोड़े से एक दो क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ठीक है, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, इसको भी करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक्सरसाइज से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करो, इसका आंसर निकालो जल्दी से। 1 मिनट। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, भैया भैया थोड़ा जूम करिए ना उसको। और जूम करें क्या? हाँ नहीं दिख रहा है क्या? हाँ अब ठीक है। हम्म, इसमें ये कह रहा है कि x⁻7 का जो कोएफिशिएंट है वो x⁻8 के कोएफिशिएंट के बराबर है। ठीक है, आपको हाँ बताना है वैल्यू ऑफ n, जितना बने उतना करो, परेशान मत हो। ठीक है, नहीं बने हाँ तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 1 मिनट। भैया नहीं आ रहा समझ में। चलो ट्राई करते हैं। तुमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले मुझे ये बताओ। मैंने इन दोनों को इक्वेट कराने की कोशिश की। किसको इक्वेट करने की कोशिश करी? कोएफिशिएंट ऑफ 7 और कोएफिशिएंट 8। चलो इसमें अपन दोनों का कोएफिशिएंट देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, रुको इसको देखते हैं, ये कॉपी पेस्ट होता है क्या यहाँ से? अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ तो क्या कॉपी होगा? चलो इसको देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। तुमने सेवेंथ टर्म का कोएफिशिएंट क्या निकाला? नहीं, एक मिनट एक मिनट, सेवेंथ टर्म देखो, तुम्हें ये पता है x⁻7 है, हाँ x⁻7 कैसे आएगा? सोचो, x⁻7 पिक्चर में कैसे आया? क्वेश्चन ये था ना, 2 प्लस, यही था। हाँ ये कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट है किसका, x⁻7 का, इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x⁻8। 8। तो मुझे बताओ x⁻7 पिक्चर में आया कैसे, क्या हुआ कि x⁻7 पिक्चर में आया? ये एक्सपैंड हुआ होगा। हाँ x⁻7 पिक्चर में कैसे आएगा? सोचो, जब n की वैल्यू n7 हो। या तो n7 हो या n-7 हो, है ना। देखो क्या, क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब सिंपल सी बात है, मैं चलो इसका 8th टर्म निकालता हूँ, मुझे बताओ इसका 8th टर्म क्या होगा? 8th टर्म। 1 हम्म, मिनट। इसको ऐसे ब्रेक करो ना, t7 प्लस, अब बताओ, सॉरी 7+1, टी हाँ टी आर प्लस वन का क्या होता है? NCR, x टू द और पावर n माइनस r y टू द पावर, y टू द पावर r। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 + 7+1, तो NC7, करेक्ट है या गलत है? भैया नेट। एक मिनट, क्या हो गया, क्या हो गया? NC7 1 मिनट।
यही होगा ना, मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सही है सही देखो है। क्या होगा, NC7, ठीक है, 2 हाँ, टू द पावर n-7 एंड x अपॉन 3 टू द पावर 7, करेक्ट। 7 तो मुझे x टू द पावर 7 मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई। अब x टू द पावर 8 कैसे मिलेगी मुझे, जब मैं नाइन्थ टर्म निकालूंगा। 9th टर्म, हाँ नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 8 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू NC8 2 हाँ। to the power what? 2 to the power n minus 8 and x by 3 to the power what? 8। 8, करेक्ट। चलो हाँ, अब हम इसके कोएफिशिएंट्स पे ध्यान देंगे। तो समझो मेरी बात को, कोएफिशिएंट मतलब क्या, सारे कांस्टेंट्स को एक साथ कर लो। NC7 टाइम्स ऑफ 2 to the power n minus 7 अपॉन 3 to the power 7 टाइम्स ऑफ x to the power 7। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ, ये जो पहली वाली चीज होएगी ना, ये होएगी हाँ। तुम्हारी कोएफिशिएंट ऑफ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x x टू टू द द पावर पावर, 7। करेक्ट है। 7, हाँ। अब देखते हैं x टू द पावर 8 की कोएफिशिएंट क्या है। NC8 2 टू द पावर n minus 8 अपॉन 3। अपॉन 3 टू द पावर 8 8। x टू द पावर 8, करेक्ट। 8 ये किसकी कोएफिशिएंट हुई? x टू द पावर 8 की। हाँ, ये हुई x टू द पावर 8 की कोएफिशिएंट। इसको जरा ध्यान से लिख लेते हैं, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि इन दोनों की कोएफिशिएंट क्या है, बराबर है। मतलब NC7 2 to the power n minus 7 upon 3 to the अपॉन, power 7 is equal to NC8 2 to the power n minus 8 upon 3 to the power 8, करेक्ट। हाँ अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो मैं n माइनस 7 को ना मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से अगर देखोगे तो मैं n माइनस 7 को लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, देखो NC7 2 to the power n upon 2 to the power 7, करेक्ट, 3 to the power 7। Similarly, NC8 2 to the power n upon 2 to the power 8 times of 3 to the power 8, करेक्ट और रॉन्ग? ये माइनस वाली चीज बस नीचे ला दिया था सिर्फ, 2 टू द पावर जो n हाँ माइनस 7 है उसको 2 टू द पावर n अपॉन 2, करेक्ट लिख सकता हूँ ना इस तरह से, हाँ हाँ, आ गया। ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, सही है। अब देखो 2 टू द पावर 7 कटा, 2 टू द पावर 2 बचा यहाँ पे, 3 टू हम्म। द पावर 7 कटा, 3 टू द पावर 2 तो यहाँ से 3 बचा, करेक्ट। 2 हम्म। टू द पावर n 2 टू द पावर n से कट गया, करेक्ट। हम्म। तो हमारे पास बचा NC7 is equal to NC8 upon 3 टाइम्स ऑफ 2, 6, करेक्ट। हम्म। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 7 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 7 फैक्टोरियल, ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 8 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 6, 3 टाइम्स ऑफ 2, 6, ठीक है। हाँ n फैक्टोरियल गॉन, 7 फैक्टोरियल कटेगा, 8 बच जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा, ठीक है। 8। हाँ और ये क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन n माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 48, 8 टाइम्स 6 इज 48। मैं इसको फर्दर 48। सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, मैं n माइनस 7 को n माइनस 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। पता है ना कि n को फैक्टोरियल कैन ऑलवेज रिटन n टाइम्स ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल, हाँ हाँ। है ना। और यहाँ पे बस ऑलरेडी n माइनस 8 फैक्टोरियल है टाइम्स ऑफ 48, तो n ये कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 48 विल बी इक्वल टू n माइनस 7, 7 इधर आएगा, 48 प्लस 7 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 55, ठीक है। देखो सॉल्व तुम्हें सिर्फ यहीं तक करना है, ये तो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, हाँ सॉल्व तो तुम्हें सिर्फ यहीं तक करना है, इसके बाद तो फिर प्योर कैलकुलेशन है। ये तो मैं सारा सिर्फ लिख रहा हूँ सुंदर बनाने के लिए बस, क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन की बस डेप्थ को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन ट्राई करो, सेकंड वाला जल्दी से, ये खुद से करने की कोशिश करो।
हुआ? होने होने का आसार दिख रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया भैया, कहाँ पर आगे कैसे प्रोसीड करना है वो नहीं आ रहा। चलो समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके जितने भी कॉफिशिएंट्स होंगे इस एक्सप्रेशन, इस टर्म एक्सप्रेशन के, तो हाँ उस उन सबका सम है 256। हाँ। हमको फाइंड करना है इस इस पूरे एक्सपेंशन की जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो फाइंड करना है। द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन। कांस्टेंट टर्म मतलब? अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसकी वैल्यू ना चेंज हो। नहीं नहीं नहीं, समझो मतलब और समझो, अभी ठीक से नहीं समझो क्वेश्चन। जिसके साथ वेरिएबल ना हो कोई। हाँ, इसका वेरिएबल ना हो। तो वेरिएबल किसके साथ नहीं होगा? जब ये दोनों एक्स कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। अच्छा। समझे? मतलब इसकी पावर एक्स, टू टू द कुछ भी हो, एक्स टू द पावर 8 हो और नीचे भी एक्स टू द पावर 8 हो, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ कांस्टेंट हाँ। बचेगा, उसमें वेरिएबल बचेगा ही नहीं। हम्म। ये मतलब है कहने का। पहले तो तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ? एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ, हमने हाँ, वहां पे सारे कोएफिशिएंट्स का सम निकालने का क्या तरीका निकाला था? सारे कोफिशिएंट्स का सम 2n। नहीं, हाँ हाँ, वो तो हमने फिर कैसे किया था, कैसे किया था? अम, हमने किया था x प्लस वन का एक्सपेंशन, हाँ, और फिर हमने x की कुछ वैल्यू रखी थी। x की वैल्यू 1 रखी थी। सेम यहाँ पे भी करेंगे। x की वैल्यू 1 पुट करके। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लियो। क्वेश्चन लिखा नहीं है। 2x प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर n, शायद यही होगा, देखते हैं एक बार। यही है, ठीक है। अब हाँ। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? अगर मैं इसका एक्सपेंशन देखूं तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा एन सी जीरो, 2x टू द पावर n, वन अपॉन एक्स टू द पावर जीरो, प्लस जी। एन सी वन, 2x टू द पावर n माइनस वन, वन अपॉन एक्स टू द पावर वन, सो 1। ऑन सो ऑन सो ऑन सो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे भी x की वैल्यू वन रख दूं, तो मेरे पास क्या कोई वेरिएबल बचेगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि हर जगह मैंने x की वैल्यू वन रख दी। तो अगर मैं सारे यहाँ पे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हो जाएंगे। सिर्फ सिर्फ कॉएफिशिएंट 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 बचेंगे, करेक्ट और नॉट? हाँ। तो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ वन रखी, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ वन प्लस वन अपॉन वन। इसकी पावर जब n करोगे तो यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ कॉएफिशिएंट बचेगा, जो कि ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है। कितना दिया है? 256। तो तुम्हें मिल रहा है कि टू टू ये वन प्लस वन, तो टू 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 द पावर n इक्वल्स टू 256। तो तुम्हें पता होना चाहिए 256 इज नथिंग बट टू टू द पावर 8। पता है तुम्हें ये बात? हाँ 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 हाँ। तो मतलब हमें यहाँ से n की वैल्यू मिली, क्या मिली? 8। करेक्ट। अब प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ। तुम्हें वो टर्म निकालना है जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आखिरी टर्म कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो, हाँ भले ही इसकी पावर जीरो हो जाए पर इसकी पावर फिर भी n रहेगी, तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा वो, करेक्ट? हाँ। तो हमें वो निकालना पड़ेगा। अब कैसे? तो मैंने मान लिया कि चलो जो वो टर्म है, मैंने मैंने सपोज कर लिया, लेट अस से, ठीक है, n की वैल्यू निकल गई। ये समझ में आ गया तुम्हें? हाँ हाँ हाँ। मान लो मैंने बोला कि चलो उस टर्म का नाम है टी आर प्लस वन एथ टर्म। मैंने इसको सपोज किया, जो कौन सा टर्म है? जो कि एक कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म। टर्म है, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला क्या है? टी आर प्लस वन का फॉर्मूला है एन सी आर। अब हमें एन का वैल्यू पता है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? 8। 8 CR। 8 CR, पहला पहला क्या है? 2x टू द पावर 8 माइनस आर, एंड वन अपॉन एक्स टू द पावर। आर। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको मैं थोड़ा और तरीके से लिखो तो 8 CR
2 to the power 8 minus r multiplied by x to the power 8 minus r, correct? हाँ हाँ Multiplied by 1 upon x to the power। आर। अब थोड़ा मैं इस पहले x वाले को सॉल्व कर दूं, तो ये मेरा कुछ बनेगा। मैं कोएफिशिएंट पे ध्यान नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी करके पूरे x की पावर 0 होनी चाहिए, उसके लिए मुझे सारे x की पावर्स को एक साथ लाना पड़ेगा। तो मैं अगर लेके आऊंगा तो बनेगा, क्योंकि 8 माइनस आर है, फिर एक नीचे एक और है, तो -2r हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर इसको कांस्टेंट टर्म होना है तो इसका कोएफिशिएंट क्या, ये इसका x टू द पावर क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि तभी तो ये 1 बनेगा, तभी तो ये कांस्टेंट होगा, करेक्ट और नॉट? हाँ हाँ मतलब इसको x टू द पावर क्या होना पड़ेगा? 0 मतलब 8 माइनस 2r की वैल्यू क्या होगी? 0 मतलब r की वैल्यू क्या होगी? 4। 4 को तुम क्या कर सकते हो? करेक्ट आंसर दे सकते हो। अब तुमने 4 को करेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो x टू द पावर 0 होगी, मतलब ये 1 बनेगा। अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यही तो कांस्टेंट टर्म है, 8c4, करेक्ट, क्योंकि r की वैल्यू क्या आ रही है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 8 माइनस 4, सॉल्व कर लो। 8c4 कितना होता है? 8 एक सेकंड बता रहा हूँ। फैक्टोरियल 140 पक्का 140 आ रही है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4, ये 2 चला गया, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 6 6 70 नहीं आ रही है क्या? मेरे सॉल्व करने पे तो 140 आ रही है। चलो, और मल्टीप्लाई में 2 टू द पावर 4 भी है, मतलब 16 टाइम्स ऑफ 140 बोल रहे हो क्या? हाँ निकाल लेना जो भी आएगा, देख लेना आंसर, तो अब हाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है? आंसर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ ये आगे समझ पूरी ये तरह से। ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब इतने अच्छे नहीं पर ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ठीक है? हाँ तो ये हाँ तुमने किया। अब तुम ये वाला क्वेश्चन मत करना, ये मत करना अभी, फोर्थ वाला कर लें। तुम्हारे पास ये वाली शीट है कि नहीं है? हाँ है, वो है पूरी। हाँ, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, कुछ भी करो फोर्थ वाले का आंसर ला के देना मेरे को, ठीक है? और ठीक है। सही आंसर, चीटिंग वीटिंग मत करना, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करो कि पूरा आंसर लेके आओ। हाँ सिक्स्थ वाला कर लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने पहले ट्राई किया हुआ है। हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब जो भी टोटल एक्स की पावर आएगी, टोटल वो क्या हो जाएगी? 0, तभी तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो रहा है, हाँ करेक्ट? हाँ। ट्राई करना, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? हम्म अब करते हैं एक और क्वेश्चन ट्राई। अ अ रुको, सारे मत करना, सारे बनना मुश्किल है अभी, है ना? एक दो और ट्राई करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला। चलो ट्राई करो ये वाला। भैया नेटवर्क इशू थे, एक बार बोलिए क्या बोल रहे थे। 17th क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ इसको ट्राई करते हैं। ठीक है। सी आर का मतलब है 10 CR, ठीक है ना? हम्म मतलब ये 10 लिखा नहीं यहाँ पे, इसने लिख दिया यहाँ पे, बता दिया है कि मतलब हर जगह 10 CR 10 CR 10 C1 10 C2 था वो सब। हम्म चलो इसके पहले मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना? पहले इसके पहले हम्म। रुको रुको, ये मत करो, ये भी रुक जाओ, अभी करने में मुश्किल होगी। तुमको एक और दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। देखो पहले वाले का सी था ना, अपन ने भी सी निकाला था ना? अम,
55 ही आया था हमारा, क्या आया था हमारा? उसका अपन ने पूरा आंसर लास्ट तक नहीं निकाला, कुछ एक कोफिशिएंट है उसको सॉल्व करने पे आंसर आता। अच्छा, नहीं n की हाँ वैल्यू तो पूछा था, शायद निकाला था, रुको जरा देखता हूँ। एन की वैल्यू कुछ 8 आई थी। 55 आई तो है। हाँ हाँ, अच्छा इस क्वेश्चन की, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। दिशा सो गई क्या? हाँ भैया वो सो गई। चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं मेन एक्सरसाइज से, वहां से, फिर बाकी तुम कुछ कर लेना जो 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 जो, जो, जो तुमसे बने। हाँ देखो, तुम देख रहे होगे मोस्टली में 3 टर्म्स, 3 टर्म्स ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं, करेक्ट? हाँ। ये हम ट्राई करेंगे कल परसों, जब अपने को टाइम लगेगा कल ट्राई करेंगे। हम्म। ठीक है, तो एक काम करो, आ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा। कौन सा? सेवेंथ? मेरे को ये टफ है, एक्चुअली में टफ है। चलो एक काम करते हैं, 3 टर्म्स का सीख ही लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। उसका सीख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो, 2 टर्म्स का क्लियर है ना? हाँ टू टर्म्स का ठीक है। ठीक है, अब मान लो टू 3 टर्म्स से कुछ होता नहीं है, छोटी चीज है, देखो। तो यहाँ तक क्लैरिटी है। हाँ मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म ने निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन कर लेना तुम। अब यहाँ पे समझते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो अब एक बात ये आई कि हमने सपोज किया कि चलो, जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, है ना, हम्म, वो क्या होगा? तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है कि अगर मैंने इसका एक्सपेंशन किया, हम्म, तो कौन सा टर्म होगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा? मतलब मान लो पहला टर्म है हमारा 8, दूसरा टर्म है 9, तीसरा टर्म है 10। हम कैसे 3 ही टर्म से मान लो, और कैसे आइडेंटिफाई करें और कौन सा वो टर्म होगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो ये हम्म, कैसे होता है, समझो इस बात को। तो होता ऐसे है कि लेट अस से द न्यूमेरिक, हमने बोला कि चलो लेट, जैसे हमने r प्लस 1th टर्म को बोला था ना, तो हमने बोला चलो r प्लस 1th टर्म जो है वो हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है? तो कायदे से देखा जाए तो r प्लस 1th टर्म क्या होता है? NCR, a टू द पावर n माइनस r, b टू द पावर r, करेक्ट? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो यही r प्लस 1th टर्म, करेक्ट? हम्म, अब अगर ये ग्रेटर देन को किसी भी टर्म से ग्रेटर है, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टी आर प्लस 1 जो है, ये वाला जो टर्म है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी आर, हाँ या हाँ फिर टी आर प्लस 1th टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी आर प्लस 2। इसका मतलब समझो क्या है, ठीक है? देखो, इसका मतलब ये है, बात समझना ध्यान से, हाँ। काफी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, अगर तुम एक बात समझो मेरी बात, क्या होता, मान लो तुम एक्सपेंशन करते हो, इसको समझना, नीचे आते हैं यहाँ पे। जब आप एक्सपेंशन करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंशन किया, आप लिखते हो इसको a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन किया है तो क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। हुआ कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको। 3c0, a टू द हाँ पावर 3 b टू द पावर, जीरो। प्लस 3c1 a टू द पावर 2 b टू द पावर 1, प्लस 3c2 a टू द पावर 1 b टू द पावर 2, करेक्ट? हम्म, प्लस 3c3 a टू द पावर 0 b टू द पावर 3, करेक्ट? हाँ ये कैसे हुआ? ये सारा एग्जैक्टली वैसे का वैसा हुआ, ठीक है? आप देख रहे हो एक चीज बहुत ध्यान से देखो कि ये होता कैसे है बायनोमियल एक्सपेंशन। एक बार आपने किसी वैल्यू से स्टार्ट किया, ठीक है, आप किसी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे, ठीक है? अब आप उस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के, ऐसा होता है कुछ, आप उस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे,
तो उसके पहले वाली जो वैल्यू है वो उस मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए, और उसके बाद वाली जो वैल्यू है वो भी उस मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए। मतलब मैं ये कैसा मान लो, अगर ये मेरा टी आर प्लस वन एथ टर्म है, उसके पहले मेरा टी आर एथ टर्म है और उसके बाद मेरा, करेक्ट, हाँ मतलब जो मेरा टी आर प्लस वन एथ टर्म है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी आर, और जो मेरा टी आर प्लस वन एथ टर्म है वो मेरा उसके आगे वाले से भी बड़ा होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? हाँ तो ये जो यहाँ बात कर रहे हैं ना इस चीज की, वो एक्चुअली में इसी की बात कर रहे हैं। थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? समझे कि ना समझे? हाँ हैं? समझ लेते हैं। समझ ले? बिल्कुल। नींद तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं। चलो ठीक है, अभी इतना ही देखो, अभी तुम्हारे एनसीईआरटी लायक सब हो गया। एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना हो चुका है, तुम अब उतने से पूरे क्वेश्चन कर सकते हो एनसीईआरटी के। हाँ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कर सकते हो दबा के, ठीक है? ठीक। तो चलो, आज के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट शायद मुझे देखना पड़ेगा यार, ये मुझे याद नहीं है कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ और है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, पर हाँ शायद होता यही है। मैं एक बार चेक करूंगा कि, क्योंकि ना देखो, आप क्या करते हो, आप पहले एक स्मॉलेस्ट टर्म से एक स्टार्ट, मतलब हो सकता है ये स्मॉलेस्ट ना हो, पर आप कहीं से स्टार्ट करते हो फिर आप यहाँ तक, फिर हो सकता है। तो बेसिकली जो ये मैंने बोला, ये मेरा टी आर प्लस वन एथ है, तो इसके पहले, और अब देखो सिंपल सी बात है, कैसे पता चलेगा कि आप सबसे ज्यादा हाइट है आपकी? आप एक पूरी पूरी क्लास में आप खड़ा कर दो, ठीक है, लड़कों को, ठीक है, और सॉरी, अब आप देख पा रहे हो कि ये जो बंदा है ना, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, हिज हाइट इज ग्रेटर देन एनीबडी, तो पक्की बात है ये हम्म, हाईएस्ट बंदा है, करेक्ट और नॉट? हम्म, तो इसमें देखना पड़ेगा मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा एक बार। बाकी रूल्स वही है, कॉन्सेप्ट वही है। इसको फर्दर यहाँ पे आर प्लस वन का फॉर्मूला लगाओगे तो ग्रेटर हो जाता है, ऐसा कुछ रहता है वहां पे, तो इसको देखेंगे क्या रहता है। यहाँ पे ऐसे आता है तो माइनस वन हो जाता है, यहाँ पे ऐसे आता है तो माइनस वन हो जाता है, फिर वो सॉल्व होता है। जाऊंगा कल परसों जब अपने को टाइम मिलेगा तो बस ठीक। ठीक है। सेशन, ये पहला सेशन था, रिकॉर्ड किया इसको मैंने, इसको यूट्यूब पे डालूंगा मैं। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, हरिओम, टेक केयर। हम्म, रुको, अपन कंटिन्यू करेंगे, मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं बस। हाँ।